In today's session, we are going to start the third law of motion, that is Newton third law of motion हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकंड लॉ पढ़ लिया, सेकंड लॉ पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है और अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? सर जो आपने सर होमवर्क दिया तो उसमें सर 3 क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। कौन कौन से 3 क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन नंबर 2nd, 10th और सर 6th। पहले होमवर्क हम डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में मैंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, an object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of velocity. If no, provide a reason. कितने बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट है? किसी को डाउट नहीं? सभी का हो गया? चलो ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जो लग रहा है, ध्यान दो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोर्स जीरो है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स का क्या मतलब होता है? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जो लग रहा है, इफ इट इज जीरो, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा, मूव करेगा? द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। व्हाई? मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में था, ठीक है, पहले से ही मूव कर रहा था। अब हमें पता है कि अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं होता है। नेट फोर्स जीरो का क्या मतलब है कि उस पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसका टोटल सम जीरो है, मतलब सभी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे हैं। तो अगर वो पहले से ही मोशन में था तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन, वो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। तो यस, इट इज पॉसिबल दैट इवन if the net force is zero, the object can be in motion. और कब ये पॉसिबल है? अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली शुरू से ही मोशन में था, ठीक है। एनी डाउट टिल हियर? फर्स्ट क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट? ओके, बट मुझे सभी बच्चों के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। होमवर्क्स कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं। मेक श्योर कि आज अगर मुझे होमवर्क नहीं मिला, ऑन संडे आई टॉक टू ईच एंड एवरी ऑफ योर पेरेंट्स। तो टुडे इज द लास्ट चांस कि जो भी होमवर्क दे रहा हूं, जो अभी तक होमवर्क दिया इस चैप्टर में, सबमिट कर देना मुझे सैटरडे तक, कल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। ये तो जब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़े थे तभी हमने देखा था कि हमने कारपेट को स्टिक से मारा, मतलब हमने कारपेट पे फोर्स लगाया तो कारपेट मूव करेगा, लेकिन जो डस्ट होता है वो तो उसके ऊपर सेटल्ड है, वो तो रेस्ट में है, उस पर किसी ने फोर्स नहीं लगाया। तो इनर्शिया के वजह से डस्ट वहीं पर रहेगा और कारपेट आगे मूव कर जाएगा। एज अ रिजल्ट डस्ट कारपेट से सेपरेट आउट हो जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा या बाहर आ जाएगा, ठीक है। सेम थिंग होता है जब एक ट्री के ब्रांच को हम शेक करते हैं, ब्रांच पे फोर्स लगता है, ब्रांच मूव कर जाता है, बट जो लीव्स होते हैं वो इनर्शिया की वजह से अपने ही जगह पर रहना चाहते हैं और जिसके वजह से वो टूट जाते हैं और फाइनली नीचे गिर जाते हैं। किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट? सर मुझे था सर।
ये वाला एक बार ही समझा दो। क्वेश्चन नंबर 2। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। जनरली हम क्या करते हैं, किसी कारपेट को साफ करने के लिए, उसे डस्ट निकालने के लिए उसे डंडे से हम बीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो बीट किया, किसे किया, कारपेट को किया, ठीक है। तो जब हम कारपेट को बीट करते हैं तो क्या होता है कि कारपेट मूव कर जाता है, ठीक है। तुम्हें मेरा हाथ दिख रहा सारथी? यस सर। अब जैसे कि देखो ये कारपेट है, ठीक है, मेरे हाथ का जो पाम है मानता हूं मैं कारपेट है। अब मैंने इस पे क्या किया, स्टिक से हिट किया। तो स्टिक से जब हिट करूंगा तो ये कारपेट पे मैंने फोर्स लगाया तो कारपेट मूव कर जाएगा। लेकिन कारपेट के ऊपर अगर कोई डस्ट है तो डस्ट मूव नहीं कर पाएगा, डस्ट वहीं पर रह जाएगा। कारपेट मूव करके पीछे चला गया, डस्ट वहीं पर रह गया इनर्शिया की वजह से। तो इस तरह से डस्ट जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। Question number 3. Why is it advised to tie a luggage? कृतिन, मैं किसी शीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करके रखना है। सर आपने सर अभी तक असाइनमेंट डिस्कस नहीं की। असाइनमेंट साइंस वाली? हाँ, ये चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो ये रहा है सर ना। साइंस और मैथ्स की। हाँ हाँ, ये चैप्टर सर मेरा मैथ्स के तो सर बहुत डाउट है। ओके ओके, मैं समझ रहा हूँ। ये चैप्टर मेरा अभी जैसे कंप्लीट हो रहा है, 1 मोर क्लास लगेगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं इकट्ठा ही जो साइंस का है वो उसके बाद, मतलब इसके बाद मैं नया चैप्टर भी शुरू नहीं करूंगा, पहले पिछले वाले चैप्टर का मैं असाइनमेंट डिस्कस करूंगा, ठीक है। और मैथ्स में हम लाइंस एंड एंगल्स कर रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और ठीक है। तो उसके बाद जैसे लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट हो जाएगा फिर हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, ओके सर। ओके। यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाई इज इट एडवाइस। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट है? और सर कौन, मुझे और किस क्वेश्चन में डाउट है? लावण्य बता रहा था शायद। सर 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन। सर एक बारी 5th भी। 5th में क्या कह रहा है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। चिराग को 3rd में डाउट है, चलो मैं पहले 5th करवा देता हूँ। A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. If it travels a distance of 400 meter in 20 seconds, time है 20 second, distance travel किया 400 meter. Find its acceleration. Acceleration निकालो। फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट यूज करो बच्चे, एक्सेलरेशन निकालना है हमें, ठीक है। सर आपकी वॉइस ड्रिप हो गई थी। अच्छा, सर वॉइस ड्रिप हो रही है आपकी। अभी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। सर बीच बीच में हो रही है। यस सर अब ठीक है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ट्रक जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो उसका क्या मतलब है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। 0। और वो एक पहाड़ दैट इज हिल से नीचे आ रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट ये कह रहा है इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं हमारे पास। मैं लॉज ऑफ मोशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं जो फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने। उसमें से उसको यूज करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो, और जब एक्सेलरेशन पता चल जाए तो फोर्स निकाल दो, F इज इक्वल टू ma करके। ट्राई करना, इसके बाद भी नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। कंसेप्ट आया समझ में? करना क्या है, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है चेक करना कि कोई एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, कैसे अप्लाई होगा ये मैंने सिखा रखा है। उससे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने की कोशिश करना, एक्सेलरेशन आ जाएगा फिर F इज इक्वल टू ma लगा के हम फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टोन ऑफ 1 kg। 1 kg का एक स्टोन है
जिसको थ्रो किया गया विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction? Again क्या पूछा? Force of friction. तो force क्या होता है? M into A, second law के अकॉर्डिंग. हमें स्टोन का मास पता है 1 kg. हमें बेसिकली और क्या निकालना होगा? स्टोन का एक्सेलरेशन. अगेन चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट यूज करोगे और एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करोगे. क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? स्टोन को जिस वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और स्टोन रेस्ट में आ गई, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0. डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने? 50 मीटर. तो जो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें से कोई एक यहाँ पे फिट हो जाएगा. कौन फिट होगा मैं बताऊंगा नहीं, वो तुम्हें खुद से ट्राई करना है. वहां से ए निकल जाएगा और फिर एफ की वैल्यू आ जाएगी. आई बात समझ में लावण्य? यस सर. ठीक है, ट्राई करोगे उसके बाद मैं बताऊंगा. अभी मैं बता दूंगा तो दिक्कत हो, मतलब क्लियर नहीं होगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 4 में किसको थर्ड में डाउट है? एक मिनट. सर हो गया, मैंने समझ लिया हाँ जी सर. चिराग, मैंने तुम्हारे कर लिया वो क्वेश्चन. हाँ, हो गया, चलो ठीक है. किसी को और किसी क्वेश्चन में डाउट? 10 तक मैंने होमवर्क दिया था. क्वेश्चन 1 to 10 वाज योर होमवर्क, राइट? जिसने होमवर्क सबमिट नहीं किया वो मुझे सबमिट कर देना. कल लास्ट डे है. आज जो होमवर्क दूंगा और जो प्रीवियसली होमवर्क है इस चैप्टर से, सैटरडे इवनिंग तक सबमिट हो जाना चाहिए मेरे पास. नहीं तो संडे को आई विल कॉल ईच एंड एवरी वन ऑफ योर पेरेंट. चलो तो आज अब शुरू करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सर क्वेश्चन 10 भी था. 10 भी था. क्वेश्चन 10 में ये कह रहा है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन we intend to move a wooden cabinet across a floor with a constant velocity. What is the force of friction that will be exerted on the cabinet? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. सपोज हमारे पास एक बॉक्स है, हमें इसको मूव करवाना है. ठीक है, फोर्स कितना का लगाना है हमें? क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर्स लगाना है 200 न्यूटन का. तो फोर्स जो लगाना है वो 200 न्यूटन का लगाना है. अभी ये रेस्ट पे है, इसको हमें मूव करवाना है. तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, कोई बता सकता है? सर अपोजिट. ऑपोजिट. तो बॉडी इधर मूव करो तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा. फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? देखो यहां पर कहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से हमें मूव कराना है. अगर हम इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है तो हमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो इतना ही लग रहा होगा. ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे. इट विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना पड़ता है तो जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक जो उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाह रहा है, दूसरा जो उस ऑब्जेक्ट को रोकना चाह रहा है. हाँ जी सर. बोलो. सर आपकी वॉइस ड्रिप हो रही है. वेट करो, जस्ट होल्ड अ मोमेंट. सर आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही. यस सर.
जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, मैं जस्ट आई विल बी बैक इन अ मिनट, ठीक है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया था। सर फिर से समझा दो एक बार। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें मूव करवाना है और उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं 200 न्यूटन का, तो सवाल ये पूछा गया था कि अगर उसे हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना होता है ना, तो जो अप्लाइड फोर्स होता है और जो ऑपोजिंग फोर्स होता है, मतलब एक फोर्स जो ऑब्जेक्ट को मोशन प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा जो मोशन को अपोज कर रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्योंकि अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन का है, तो जो ऑपोजिंग फोर्स है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी 200 न्यूटन का ही होना चाहिए। ठीक है, इसे कहीं पे साइड में लिख लेना कॉपी में। क्लियर है? यस सर। फाइन, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है तो जो फोर्स लगा रहा है उसे भी उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फील होता है। सपोज तुमने किसी वॉल को पंच किया, ठीक है, तो तुमने उस वॉल पे एक फोर्स लगाया, बट तुम्हें चोट लगेगी। तुम्हें क्यों चोट लगी? क्योंकि वॉल ने भी उसी समय तुम पे एक इक्वल अमाउंट का ऑपोजिट फोर्स लगाया है। ठीक है, whenever an object exerts a force on another object, then at the same time जिस पे फोर्स लगाया गया है वो ऑपोजिट फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट पे जिसने फोर्स लगाया है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज अ मैन हेयर। ये मैन अगर मान लो इस बोर्ड से बाहर जंप करना चाहता है, तो जंप करने के लिए ये क्या करेगा? ये इस बोर्ड पे अपने इस लेग से क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, मैन ने फोर्स को अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स है ये। अप्लाइड फोर्स को हम बोलते हैं एक्शन। तो बोट क्या करेगा? ठीक उसी समय उतना ही फोर्स इस मैन के ऊपर लगाएगा, जिसके वजह से ये मैन जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो जो बोट लगा रहा है वो क्या लग रहा है? ऑपोजिट फोर्स। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन, इसको हम रिएक्शन बोलते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ बेसिकली ये कहता है कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट exert a force on another object, the second object instantaneously का मतलब है उसी समय exerts a force back on the first. Now these two forces are always equal in magnitude. इस मैन ने जितना फोर्स इस बोट पे लगाया होगा उतना ही फोर्स, उससे ना कम ना उससे ज्यादा, बोट ने भी इस मैन पे लगाया होगा। ठीक है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, हमेशा ये फोर्सेस ऑपोजिट होते हैं। वन मोर पॉइंट इज दैट ये फोर्सेस
अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं, मतलब कि एक्शन किस पे लगा, बोट पे लगा, एक्शन लगा बोट पे, रिएक्शन किसके ऊपर लगा है, मैन के ऊपर लगा है। तो ये जो दो फोर्सेस है जिसको हम एक्शन और रिएक्शन बोलते हैं, दे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सो यहां पर क्या होता है, हमेशा एक पेयर ऑफ फोर्स होता है, मतलब सिंगल फोर्स कभी भी नहीं होता है, देयर आर ऑलवेज अ पेयर ऑफ फोर्स। जब भी किसी चीज पे फोर्स लगाया जाता है, वो चीज ऑपोजिट फोर्स लगा रहा होता है फोर्स लगाने वाले पे, ठीक है। सर हाँ जी, सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो, मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। समझा रहा हूं, कोई बात नहीं। सो इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। किसी पे भी जब तुम फोर्स लगाते हो, वो ऑब्जेक्ट उसी समय तुम्हारे ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाता है, ठीक है। जैसे ये मैन जो है, इसने बोट पे फोर्स लगाया जिसको एक्शन कहा जा रहा है, तो बोट ने भी उसी टाइम इस मैन पे फोर्स लगाया, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन, ठीक है। मैं चाहता हूं ये जो स्क्रीन पे मैंने जो तुम्हारे सामने आ रहा है ये पूरा पैराग्राफ, इसको एक बार रीड कर लो, फिर दोबारा डिस्कस करते हैं इसको। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो, जैसे एक गन है, ठीक है, गन से जो बुलेट निकलता है, गन से बुलेट इसलिए निकलता है क्योंकि बुलेट पे एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो बुलेट पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं एक्शन। ये वो फोर्स है जो गन बुलेट के ऊपर लगाएगा। तो बुलेट भी उस समय गन पे एक फोर्स लगाता है जो कि इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन, ठीक है। अब एक बात समझो, न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है। एक्शन जो है वो रिएक्शन के ऑपोजिट होता है। देखो, बाय न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। अगर मान लो दोनों फोर्स, मैं किन फोर्सेस की बात कर रहा हूं, जो बुलेट पे गन लगा रहा है और दूसरा फोर्स जो गन पे बुलेट लगा रहा है, दोनों फोर्स क्या सेम है? क्या अगर दोनों फोर्स सेम है तो क्या दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम होती है? क्या जितने तेजी से बुलेट आगे जाता है, क्या उतने ही स्पीड से गन भी पीछे जाता है? नो सर। अच्छा एक No. बात बता, क्या सबने ये बहुत सारे मूवीज में तो देखा ही होगा कि जब कोई फायर किया जाता है किसी भी गन से तो गन पीछे की तरफ झटका देता है, ये ऑब्जर्व किया है किसी मूवीज वगैरह में? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सर गेम में किया है बहुत हर बार। जगह मतलब अलग अलग डिफरेंट जगहों पे, ठीक है, गेम में भी किया होगा। तो द पॉइंट इज दैट ये गन पीछे क्यों आया? क्योंकि बुलेट ने उस पर एक फोर्स लगाया पीछे के डायरेक्शन में। तो अगर दोनों फोर्स इक्वल था तो बुलेट इतनी तेजी से आगे क्यों चला गया और गन इतनी धीरे धीरे पीछे, मतलब गन जो पीछे आया बहुत स्लोली आया, बुलेट उसे कंपैरेटिवली बहुत फास्ट आगे गया, ऐसा क्यों हुआ? कोई मुझे बता सकता है? सर क्योंकि उसके पीछे स्प्रिंग लगा हुआ होगा। उसके पीछे क्या लगा होगा? स्प्रिंग। अच्छा, और कोई? Sir, because of Newton's third law, sir, every action has a reaction. ये तो इसका है जवाब कि गन पीछे आया क्यों होगा। ये तो हमने बोल दिया कि न्यूटन थर्ड लॉ लगा, तो गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया तो बुलेट ने भी गन पे फोर्स लगाया होगा जिसकी वजह से गन पीछे आ गया। हाँ जी,
सर क्योंकि हमने उस गन को पकड़ रखा है तो हम भी फोर्स लगा रहे हैं गन पे। हम तो गन पे फोर्स लगा रहे हैं, बट गन हमारे ऊपर उतना फोर्स नहीं, देखो बुलेट कितनी तेजी से आगे चला जाता है, दिखता भी नहीं है, बट गन उसे कंपैरेटिवली बहुत धीरे पीछे आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा होता? अगर मान लो हमने गन को पकड़ा नहीं होता तो क्या गन भी उतनी तेजी से पीछे आ रहा होता? सर गन का मास ज्यादा है। हाँ, यहाँ पे देखो इस चीज को, एक बात समझने की कोशिश करो। अगर बाय न्यूटन सेकंड लॉ की मैं बात करूं, तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो मैं ये बोल सकता हूं F बाई एम इज इक्वल टू ए। तो अगर मान लो देखो A ऊपर है M नीचे है, तो इसको मैं बोल सकता हूं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या मतलब है कि अगर M की वैल्यू, अगर मान लो फोर्स सेम है, F जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, हम यहां पर ये लिख देते हैं, हम लिखते हैं इफ F इज कांस्टेंट। अगर F कांस्टेंट है, F फिक्स्ड है, तो A जो है वो M पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि व्हेन मास इंक्रीजेस, अगर मास इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली अगर मास डिक्रीज करेगा तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होता है उस पे एक्सेलरेशन उतना कम लग रहा होता है, और जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना कम होता है उस पे एक्सेलरेशन उतना ज्यादा लगता है, इवन इफ द फोर्स इज सेम। अगर फोर्स सेम है स्टिल। तो यहां पर क्या था कि बुलेट का मास बहुत कम था। ठीक है, बुलेट जो होगा मुश्किल से 100-200 ग्राम के आसपास होता है, जबकि गन जो होता है वो 2 से 3 केजी के आसपास होता है। ठीक है, मतलब 2000-3000 ग्राम के आसपास। सो जो गन का मास है वो अराउंड 10 टाइम्स है बुलेट के मास का, कम से कम इतना होता है। तो इसीलिए क्योंकि बुलेट का मास कम था, इसलिए बुलेट पे जो एक्सेलरेशन लगा वो बहुत ज्यादा लगा। गन का मास ज्यादा था तो इसलिए गन पे जो एक्सेलरेशन लगा वो बहुत कम लगा। बात आई समझ में सभी को? ये पैराग्राफ देखो। It is important to note that even though the action and reaction forces are always equal in magnitude, these forces may not produce acceleration of equal magnitude. Forces equal हैं, forces का magnitude equal होगा, but ये जरूरी नहीं कि acceleration भी equal हो। क्यों? Because each force acts on different object that have a different mass. क्योंकि जो फोर्सेस एक्ट कर रहा है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक्शन एक्ट कर रहा था बुलेट पे, जबकि रिएक्शन एक्ट कर रहा था गन पे। तो क्योंकि जो फोर्सेस एक्ट कर रहा है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, इसीलिए दोनों ऑब्जेक्ट का मास डिफरेंट है, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी डिफरेंट प्रोड्यूस होगा। जिसका मास ज्यादा है उस पे एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और जिसपे मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है? यस सर। आगे बढ़े, ये चीज क्लियर है? ओके। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहां पर दो बच्चे हैं, ठीक है, बॉय एंड अ गर्ल। दोनों की स्केट बोर्ड पे खड़े हैं, ठीक है, विच इज फ्री टू मूव। स्केट बोर्ड आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव कर सकता है। नाउ द बॉय थ्रोज, ये एक बैग थ्रो करना चाहता है टू गर्ल, गर्ल को देना चाहता है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इनिशियली बोथ ऑफ देम आर रेस्ट, दोनों रेस्ट पे हैं दोनों इनिशियली। तो क्या होगा? सर गर्ल सर पीछे की तरफ हो जाएगी। सर गर्ल सर Sir, the थोड़ी सी girl will- डिसबैलेंस हो जाएगी। सर गर्ल पीछे वाली डायरेक्शन में चली जाएगी। चलो, सबको कहना है गर्ल पीछे चली जाएगी, मतलब गर्ल जो है वो इधर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, सर अनबैलेंस भी हो सकती है। अनबैलेंस भी हो सकती है। मान लेते कि गर्ल को कैच करना अच्छे से आता है, तो अनबैलेंस नहीं होगी, वो बस पीछे के डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, व्हाट हैपन टू द बॉय? बॉय को क्या होगा? वो वहीं पर रहेगा? Sir? No, sir.
सर जो बॉय नो सर जो फोर्स सर वो लगा रहे आगे हैं ना बढ़ेगा। एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं सारथी से बात करता हूँ। बोलो सारथी। सर बॉय आगे बढ़ जाएगा सर। आगे में यहाँ पे आगे पीछे तो नहीं समझ में आ रहा, तुम लेफ्ट या राइट बताओ मुझे। सर लेफ्ट। इस डायरेक्शन में? यस सर। ठीक है, तो सारथी कहना बॉय इधर क्यों आगे बढ़ेगा भाई बॉय? सर चलो कृतिन तुम बताओ। सर जो बॉय है सर वो राइट साइड मूव करेगा। बॉय कृतिन कह रहा है कि राइट साइड मूव करेगा, क्यों भाई? सर क्योंकि जब बॉय ने सर जो सामान है सर वो जब उसने फेंका तो सर जैसे न्यूटन के थर्ड लॉ में है कि एवरी एक्शन हैज अ ऑपोजिट रिएक्शन, तो सर वो लेफ्ट की साइड फेंक रहा है तो वो राइट साइड पे मूव करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सारथी तुम्हारा ये गलत है बच्चे। इसमें देखो न्यूटन का थर्ड लॉ आ रहा है। थर्ड लॉ ये बोल रहा है कि बॉय को इस बैग को फेंकने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा बैग पे। बॉय इस बैग को जब फेंकेगा तो बॉय क्या करेगा, इस बैग पे कुछ फोर्स लगाएगा। लेकिन यस जब सर। बॉय इस बैग पे फोर्स लगाएगा उसी समय ये बैग भी बॉय पे फोर्स लगा रहा होगा। न्यूटन थर्ड लॉ यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो बॉय ने बैग पे फोर्स लगाया जिसके वजह से बैग आगे चला गया, गर्ल के पास चला गया। लेकिन उस बैग ने भी बॉय पे एक फोर्स लगाया जिसके वजह से बॉय पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? ओके सर यस। ठीक है। एनीबडी हैज एनी डाउट हियर? ओके, नाउ टेल मी, एक बात मुझे बताओ, मैं लावण्य से पूछ रहा हूं, अगर ये स्केट बोर्ड नहीं होता तो क्या होता लावण्य? सर तब भी यही होता। तब भी यही होता, लेकिन क्या बॉय पीछे की तरफ आता? कोई भी चीज हम फेंकते तो क्या पीछे की तरफ आ जाते हैं? सर बॉय को कुछ नहीं होता सर, गर्ल थोड़ी पीछे हो जाती। बॉय को कुछ नहीं होता? सर नहीं। क्यों भाई, वहां पे क्या न्यूटन थर्ड लॉ नहीं काम कर रहा है? सर वो हाँ जी, कौन बता रहा था? लावण्य बता रहा था, राइट? यस सर। बताओ लावण्य क्या होगा? सर बॉय को कुछ नहीं होगा सर, गर्ल थोड़ी पीछे हो जाएगी। पर ऐसा क्यों हो रहा है? जब स्केट बोर्ड पे था तो बॉय पीछे चला गया, यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ काम कर रहा है। और अगर स्केट बोर्ड नहीं रहेगा तो क्या न्यूटन सर थर्ड लॉ मैं काम करना बंद कर बताऊं जाएगा? यस कृतिन। सर सर क्योंकि जो तो बॉय है फ्रिक्शन है। सर वो अपोज करेगा उस फोर्स को। देखो होगा क्या कि जब बॉय जमीन पे खड़ा होता, अगर ग्राउंड पे खड़ा होता, तो बॉय और ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शन रहता, ठीक है। स्केट बोर्ड पे खड़े होने से वो फ्रिक्शन बहुत कम हो गया था, इसलिए बॉय पीछे की तरफ मूव कर गया। अगर ये बॉय ग्राउंड पे खड़ा होता तब भी इस पे बैकवर्ड फोर्स लगता, नो डाउट, न्यूटन थर्ड लॉ तब भी वैलिड था। बट क्योंकि ग्राउंड और इसके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा था, दैट्स व्हाई बॉय जो है उसमें हमने ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि ये पीछे की तरफ झटका खा रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट यहां पर? सर आवाज सर ड्रिप हो रही आपकी है वॉइस बहुत। ट्रिप हो रही है। सर आपकी वॉइस ट्रिप हो रही है। चलो मैं देखता हूँ। अभी आवाज क्लियर हुई? यस सर। यस सर। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। ना कभी सोचो व्हाई आर वी एबल टू वॉक, हम वॉक कैसे कर पाते हैं? तो एज यू कैन सी इन द फिगर, जब हम वॉक करते हैं तो उस केस में जो हमारा फुट है ये क्या करता है, ग्राउंड को पुश करता है, ठीक है। इस डायरेक्शन में ग्राउंड को पुश कर रहा है। नाउ वहां पर न्यूटन थर्ड लॉ रोल प्ले करता है, और जो ग्राउंड है
वो हमारे फुट को पुश करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसके वजह से वी आर एबल टू मूव, हम मूव कर पाते हैं। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई? ओके, तो नाउ सर हाँ जी, सर सर हाँ जी। हमको सर फ्लोर थोड़ी पुश करते हैं, हम तो अपनी लेग खुद लिफ्ट करते हैं ना। नहीं 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 नहीं, हम लेग लिफ्ट जो करते हैं वो तब करते हैं जब हम फ्लोर को पुश कर रहे होते हैं। कृतिन तुम डाउट पूछो। सर मेरे को ये पूछना है सर, जैसे अब इसमें तो हम जो बैग है वो पास कर रहे हैं हाँ जी, सर, लेकिन जैसे अगर जो बॉय है वो ऐसे ही बोर्ड पे स्केटिंग कर रहा होता तो सर तब भी थर्ड लॉ होता। और नहीं नहीं, मुझे फिर से बताओ एक बार। सर जैसे इसमें हम पास कर रहे हैं, ये बॉय जो है वो गर्ल को पास कर रहा है सामान। ठीक है, सर अगर ये बॉय पास नहीं कर रहा होता और ये नॉर्मली जैसे स्केट बोर्डिंग कर रहा होता तो सर तब भी न्यूटन का थर्ड लॉ उस पे होता अप्लाई। देखो पॉइंट ये है कि जब बॉय किसी चीज पे फोर्स लगाएगा तभी वो चीज बॉय पे फोर्स लगाने वाला है। अगर ये बॉय सामान को पास नहीं कर रहा होता तो ये किसी चीज पे फोर्स नहीं लगा रहा है, तो कोई दूसरी चीज भी बॉय पे फोर्स नहीं लगाती, तो बॉय वैसे का वैसे ही रहता। सर जब जैसे अगर हमें स्केट बोर्डिंग करने के लिए सर हम फीट से हम करते हैं करके हम्म, तब सर फोर्स तो हम लगाएंगे। तो हम तो ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं ना। यस सर। तो वही चीज हम आगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं कि हम मूव कैसे कर पाते हैं। एक्चुअली ओके सर। ये चीज तुम ऑब्जर्व करना कि हम मूव तभी कर पाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मूव करने के लिए तुम देखना, तुम्हारा जो बैक फुट होता है वो पहले जमीन को पुश करता है, तब जाके तुम अपने फ्रंट फुट को आगे की तरफ मूव करते हो। ठीक है, तुम्हारा बैक फुट जमीन को, फ्लोर को पुश करता है, तुम आगे की तरफ हल्का बेंड करते हो और तब जाके तुम आगे मूव कर पाते हो। रनिंग में इस चीज को देखो, रन हम कैसे कर पाते हैं, हम पहले ग्राउंड को, जो हमारा बैक फुट होता है ना, वो सबसे पहले ग्राउंड में फोर्स लगाता है, तभी जाके हम आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। अच्छा एक बात, जानवीर का डाउट था यहाँ पे, एक बात हम डिस्कस करते हैं। सपोज जानवीर, हमें सपोज कहीं स्लिपरी सरफेस है, ठीक है, सरफेस बहुत स्लिपरी है, क्या उस पे हम अच्छे से वॉक या रन कर पाते हैं? नो सर। क्यों नहीं कर पाते हैं जानवीर? उसमें भी तो हम अपने फ्रंट फुट को आगे लिफ्ट करते हैं। सर क्योंकि सर उसमें सर थोड़ा सा फ्रिक्शन आ जाता है और हम स्लिप हो सकते हैं। वही तो सवाल हो रहा है ना कि हम स्लिप कर जो कर रहे हैं, क्यों स्लिप कर रहे हैं? यहाँ पे तो स्लिप करते नहीं है नॉर्मल ग्राउंड पे, उसमें स्लिप कर जाते हैं, क्यों भाई? सर कहना है हाँ जी चिराग बोलो। सर जो जब हम स्लिपरी फ्लोर पे होते हैं तो हमारे जो फ्लोर जो होता है उसके ऊपर एक और लेयर आ जाती है जो कि हमारी फ्रिक्शन मतलब जो कि तो फ्रिक्शन ग्राउंड इंक्रीज हो जाता एक मिनट अजय, आराम से तुमसे पूछूंगा, पहले चिराग को तो बोलने दो। हाँ चिराग बोलो। सर जो हमारा जो फ्लोर होता है उसके ऊपर एक और लेयर आ जाती है जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है, तो सॉरी डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज हो जाती है। अजय तुम बताओ। सर यही पॉइंट था। यही पॉइंट है। देखो भाई क्या होता है, फ्रिक्शन जितना ज्यादा रहेगा हम उतने अच्छे से मूव कर पाएंगे। ये बात, पहली बात तो अच्छे से समझ लो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब, सर आपकी वॉइस ड्रिप हो रही है। और किसी को वॉइस ड्रिप हो रही है या सिर्फ लावण्य को हो रही है? सर मुझे भी हो रही है। नहीं सर हो रही है सर। हो रही है। सर हो रही है। ठीक है, एक मिनट होल्ड कर लो।
आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। नहीं सर, बीच बीच में हो रही है। तो देखो यहाँ पे समझते हैं क्या हो रहा है। जब हम किसी स्लिपरी फ्लोर पे मूव करना वॉक करना चाहते हैं, तो क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होता है, ठीक है, तो जिसके वजह से हम फोर्स पे, जब हम बैक फुट से फोर्स लगाना चाहते हैं, जब हम फ्लोर पे अपने बैक फुट से फोर्स लगाना चाहते हैं, तो क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम हो गया है, तो हम वो फोर्स नहीं लगा पाते। एज अ रिजल्ट, क्योंकि हम फ्लोर पे फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं, उसके वजह से जो फ्लोर है वो हम पे फोर्स नहीं लगा पाता अच्छे से, और इसलिए हम मूव नहीं कर पाते हैं या हम स्लिप कर जाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम फ्लोर पे जितने जोर से फोर्स लगाएंगे, हम उतने जोर से आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अभी जब क्लास ओवर होगा तो तुम लोग रन करके देख लेना, ठीक है, अपने घरों में ही रन करना, बाहर मत जाना। तो उसमें क्या होगा कि हम बैक फुट से हमेशा फोर्स लगाते हैं ग्राउंड पे, तभी जाके हम आगे की तरफ मूव कर पाते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर आपकी वॉइस बीच बीच में ट्रिप कर रही है। कभी कभी मुझे लग रहा है नेटवर्क इश्यू हो जाता है, एक मिनट। वॉइस आ रही है अभी? Is my voice audible? आवाज आ रही है अभी? यस सर। ये टॉपिक समझ में आ गया? Why are we able to walk और how नो are we सर, able Yes, to sir. सर आपकी वॉइस ड्रिप हो रही थी। अच्छा, सर आ गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम अपने फ्लोर, जो फ्लोर होता है उसको बैकफुट से पुश करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ वहां पर अपना रोल प्ले करता है और वो हमें फॉरवर्ड पुश करता है, जिसके वजह से हम वॉक कर पाते हैं। वेरी सिंपल। आई बात समझ में सारथी? यस सर। नेक्स्ट देखो, रॉकेट मूव्स अप। रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। रॉकेट ऊपर की तरफ क्यों मूव करता है? सबसे पहले इस बलून वाले एग्जांपल से हम समझते हैं। बलून में अगर हम एयर फिल कर देते हैं तो और उसको अगर मान लो हमने अनटाई कर दिया, खोल दिया, तो क्या होगा? जिस डायरेक्शन में एयर निकलता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बलून आगे मूव करता है। क्यों? क्योंकि जो एयर बाहर निकल रहा है, ठीक है, वो बलून पे एक ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है। दैट्स व्हाई बलून जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। सेम कॉन्सेप्ट जो होता है वो रॉकेट के साथ होता है। रॉकेट के जो इंजन्स होते हैं उसमें क्या होता है? गैस बर्न होता है, ठीक है। ये जो हॉट गैस है ये नीचे की तरफ रिलीज हो रहा होता है। जब ये हॉट गैस बाहर की तरफ मूव करता है तो ये रॉकेट पे एक उल्टा फोर्स लगाता है, जिसके वजह से रॉकेट जो है वो ऊपर मूव कर रहा होता है। कोई भी चीज, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ हर जगह अप्लाइड होता है। कहीं भी अगर कोई फोर्स लगता है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल क्लियर है भाई? सर यस सर। Yes, sir. हाँ जी चिराग। सर जैसे अभी आपने बताया कि बलून जो है वो एयर नीचे प्रेशर से आ रही है, लेकिन इसके अंदर रॉकेट के अंदर प्रेशर सर इतना नहीं कैसे आ रहा है?
रॉकेट का जो देखो रॉकेट में एक्चुअली क्या होता है ना, अंदर फ्यूल होता है, ठीक है। ये फ्यूल जो होता है ये जब बर्न करता है तो ये गैस रिलीज करता है। ये गैस जो है बहुत रैपिडली क्रिएट हो रहा होता है, तो ये गैस जो है ये बाहर की तरफ निकलना चाहता है, ठीक है। जैसे एयर बलून में तो पहले से एयर भरा हुआ था, बट रॉकेट में ऐसा नहीं होता। रॉकेट के अंदर क्या होता है, फ्यूल होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो उसमें क्या होता है, वो जब आपस में बर्न हो रहे होते हैं तो गैस रिलीज होता है। ये गैस जो है ये इतना ज्यादा रिलीज होता है कि इसको रॉकेट से बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये गैस बाहर निकलना चाहता है, यही जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके वजह से जो रॉकेट है उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। पहले से इसके अंदर गैस फिल्ड नहीं होता, पहले इसके अंदर फ्यूल होता है, वो फ्यूल बर्न करता है तो गैस क्रिएट होता है। आई बात समझ में? सर रैपिडली निकल रहा सर है तो बोलो। जैसे अभी इसके अंदर से रैपिडली निकल रहा है तो इसकी डायरेक्शन में भी तो वो होता होगा। जैसे अगर ये थोड़ा सा भी टिल्टेड होगा तो ये जाके कहीं पे भी लग सकती है। हाँ बिल्कुल ये हो सकती है। अगर मान लो ये गैस का, इसलिए तो रॉकेट जो है वो बैलेंस किया जाता है, ठीक है। रॉकेट में अगर सपोज मान लो ये गैस जो निकल रही है, रॉकेट थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वो अपने पाथ से हट जाएगा। इसलिए बहुत बार जब रॉकेट लॉन्च होता है तो वो फेल भी हो जाता है, ठीक है। रॉकेट नीड्स टू बी बैलेंस्ड। फ्लाई प्लेन में देख लो, एरोप्लेन में क्या होता है कि जो उसके दोनों विंग्स के ऊपर जो इंजन लगे हुए होते हैं, ठीक है। पूरे प्लेन में इंजन जो होते हैं वो सिर्फ 2 इंजन होते हैं, अगर वो डोमेस्टिक फ्लाइट है। इंटरनेशनल में 4 होते हैं, ठीक है। तो वो जो विंग्स के ऊपर लगे हुए होते हैं वही बस उसके इंजन होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें आगे से एयर को वो सक कर रहा होता है और पीछे की तरफ वो एयर को वो निकाल रहा होता है, ठीक है। दैट इज थ्रो आउट कर रहा होता है। उसके वजह से जो एयर पीछे की तरफ रिलीज हो रहा होता है वही उस प्लेन को आगे के डायरेक्शन में पुश करता है और जिसकी वजह से वो प्लेन उड़ पाता है। आई बात समझ चिराग? यस सर। सर हाँ जी। सर जैसा आपने बोला ऑपोजिट फोर्स में कोई चीज ऊपर उड़ती है, सर अगर हम लोग बैलून को वाटर से फिल कर दे तो वो ऊपर क्यों नहीं उड़ता? हाँ, वाटर से अगर फिल कर दे तो ऊपर क्यों नहीं उड़ेगा? देखो वाटर, पहली बात जो निकल रहा होता है बलून से वो उतना फास्ट नहीं निकल रहा होता है जितना एयर निकलता है, ठीक है। तो जो वाटर बाहर की तरफ निकल रहा है वो उतना फोर्स नहीं लगाता बलून पे। दूसरी बात, वाटर बलून के अंदर फिल होने के वजह से बलून का जो वेट है वो बहुत बढ़ जाता है, इसलिए बलून मूव नहीं कर पाता है उस केस में, ठीक है। एयर जो है वो बलून की वेट को ज्यादा इंक्रीज नहीं करता है, दैट्स व्हाई बलून इज एबल टू मूव, वो मूव कर लेता है। बट वाटर क्या होता है, एक तरह से बलून को होल्ड करके रख लेता है, वो उसको हिल मूव नहीं करने देता है। इसलिए जो बलून है वो इधर उधर मूव नहीं कर पाता अगर हमने उसे वाटर से फिल कर दिया। किसी को कोई और डाउट न्यूटन थर्ड लॉ में? सर आपने अभी जो बोले फिर से बोल सकते हैं? चिराग तुम्हारी आवाज बहुत स्लो है। सर जो आपने अभी बोला है वो फिर से बोल दो एक बार। मैं एक सिंपल सा चीज बोल रहा था, जानवीर ने मुझसे पूछा कि अगर इस बलून के अंदर हम वाटर फिल कर देंगे तो क्या बलून इसी तरह से मूव करेगा? सो द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज वाटर जब इस बलून के अंदर आएगा सो वाटर विल मेक द बलून वेरी वेरी हैवी। तो जो वाटर जब बाहर से निकल रहा होगा तो वो उतना फोर्स जनरेट नहीं कर पाता है कि बलून को वो मूव करवा पाए, ठीक है। बलून का वेट काफी ज्यादा हो जाता है। रॉकेट के केस में क्या होता है, जो गैसेस होते हैं वो इतना फोर्स जनरेट कर देते हैं कि रॉकेट इतना भारी होने के कारण भी ऊपर मूव कर जाता है। बट बलून के केस में क्या होता है, जो वाटर है वो उसका मास बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। वो बलून को बहुत हैवी कर देता है और उतना फोर्स वो जनरेट नहीं कर पाता, दैट्स व्हाई बलून ऊपर नहीं मूव कर पाता है। ओके सर। किसी और को कोई डाउट न्यूटन थर्ड लॉ में? सर हाँ जी। सर अब जैसे अगर हमने बलून को एयर में ही रख के उसको छोड़ेंगे तो सर अगर वो कोई भी अगर उसके नीचे सरफेस नहीं है तो वो फ्लाई कैसे कर पाता है? मतलब जैसे उसके नीचे सरफेस नहीं है जिसपे एयर नहीं लग रही। एयर लगाना नहीं है ना, बलून के अंदर से जो एयर बाहर की तरफ निकल रहा है ना, तो जो अंदर से एयर बाहर निकल रहा है वो बलून के अंदर में, जैसे सपोज ये बलून है, ये बलून से एयर बाहर की तरफ निकल रहा है,
ठीक है, तो ये बेसिकली इस बलून को पुश कर रहा है, बलून को अंदर से ये पुश कर रहा है, जिसके वजह से ये बलून निकल पा रहा है। रॉकेट के भी तो नीचे में कोई सरफेस नहीं होता, लेकिन जो गैस बाहर की तरफ निकल रहा है वो रॉकेट को क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। दैट्स व्हाई ये रॉकेट ऊपर मूव कर पा रहा है। ओके सर। आई बात समझ में चिराग? यस सर। किसी और को कोई डाउट है इसमें, न्यूटन थर्ड लॉ में? नो सर। देखो न्यूटन थर्ड लॉ के बहुत सारे एग्जाम्पल है। दैट्स व्हाई आई वांट कि अभी क्लास के बाद ओपन अप योर एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक खोलना और न्यूटन थर्ड लॉ वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो नहीं पढ़ना है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, फिर करना है उस पे बेस। बट न्यूटन थर्ड लॉ वाला जो एनसीईआरटी से टॉपिक है, यू हैव टू रीड इट, अच्छे से तुम्हें पढ़ के रखना है, ठीक है। तो विद दिस टुडेज क्लास कम्स टू एन एंड। अगर किसी को कोई डाउट है आज की क्लास का तो वो पूछ ले। नो डाउट्स, फाइन, सो यू कैन लीव द थैंक यू सेशन। सर। ओके। थैंक यू सर।